पंचस्तरीय बागवानी, 5 लेयर ऑर्चर्ड, आपके कॉपी में निकालिए। यह पंचस्तरीय बागवानी जो विविध 5 स्तरीय इसकी रचना है, लिखिए। यह पंचस्तरीय बहुवार्षिक सम्मिश्रित फल पेड़ पौधों की शाश्वत रचना है, सस्टेनेबल। इसमें वृक्ष के रूप में जहां गोल आकार है वहां 36 बाय 36 फीट अंतर पर आम, इमली, चीकू, नारियल, कटहल, काजू, बड़े वृक्ष इसमें आते हैं। जहां गोल है वहां, है ना, जहां गोल का चिन्ह है वहां। हाँ, देखिए 4 गोल चिन्ह के सेंटर में, बीच में एक चौकोन है ना, चौकोन। 4 गोल के बीच में, सेंटर में, मध्य में एक चौकोन है। देखिए 4 गोल है ना, आम, इसके बीच में क्या है, चौकोन। चौकोन है, थोड़ा आप, हाँ, चौकोन है। वहां मध्यम पेड़ जैसे आंवला, अमरूद, मौसम्बी, संतरा, किन्नो, माल्टा, नींबू, इनकी रचना की है, इसकी रचना की है। बाद में जहां स्टार चिन्ह है, तारा है, तारांकित चिन्ह है, तारांकित चिन्ह है, वहां झाड़ी प्रकार के, यानी मिस्टर टोपी, शरीफा, अनार अथवा अरंडी में से कोई तो भी लेना है। पहली लाइन में एक त्रिकोण है, चिन्ह है त्रिकोण, वहां जहां त्रिकोण का चिन्ह है वहां खरीफ में अरहर, तुअर क्या बोलते हैं आप, अरहर, उसमें बाजरा मिलाकर डालना है। अरहर, बाजरा अथवा मक्का, अरहर मिलाकर डालना है। अरहर में मिक्स करके बाजरा अथवा मक्का, काय के लिए, सहजीवी असहजीवी जीवाणु, है ना। कल देखा ना आपने, क्या देखा, सहजीवी असहजीवी एक साथ काम कर उनके लिए। और आपको भी क्या चाहिए, खाने के लिए रोटी दाल चाहिए, और हमारे जानवरों को क्या चाहिए, चारा चाहिए। बाद में लिखे, जो खड़ी लाइन ली है, खड़े चिन्ह है, काले रंग के खड़े चिन्ह है, वहां मिर्च अथवा शिमला मिर्च, जो भी आप तय करें। मिर्च के साथ ये लिखिए, मिर्च के साथ गेंदा लिखिए, मिर्च और गेंदा, अधिक गेंदा। अब काली रेखा के दोनों बाजू में लाल रेखा है, काली रेखा के दोनों ओर लाल रेखा है। जहां लाल चिन्ह है, खड़े चिन्ह, वहां बरबटी यानी लोबिया, बरबटी, मूंग, उड़ीद, राजमाश और अन्य बीन्स, इनमें से लेना है। इनमें से कोई तो भी लेना है। उसमें
चना भी ले सकते हैं, लोबिया, लोबिया, काउपी। पश्चिमी भारत में बरबटी कहते हैं, उत्तरी भारत में लोबिया कहते हैं। हाँ, रमास, रमास भी बोलते हैं, राइट। बाद में सेकंड लाइन, जहां टिक मार का चिन्ह है, टिक मार का चिन्ह नाली के नीचे, ऐसा ना टिक मार, हाँ, टिक मार का चिन्ह है, वहां केला अथवा पपीता लेना है। और दो टिक मार के बीच में गोल है, काला काला गोल आकार है ना, गोल आकार, ये इसमें सहजन लेना है। सहजन, ड्रमस्टिक, क्या बोलते हैं सहजन को? सहजना ही बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं, मराठी में शेवगा कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहते हैं। ये जो गोल चिन्ह है ना, ये सहजन है, काला काला गोल है ना, सहजन। सहजन मालूम नहीं? रामकृष्ण जी, ठीक है, उसका मैं विकल्प देता हूं। सहजन का अरहर लिखिए, सहजन का विकल्प अरहर लीजिए। सहजन के भी बीज आपको मिल जाएंगे, बहुत पौष्टिक है। सहजन की सब्जियों की सब्जी बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है। मालूम नहीं। जो अच्छा है यहाँ मालूम नहीं है, जो बुरा है ज्यादा मालूम है, ये यहाँ की हकीकत है। ठीक है। अब लिखिए, हर दो कतारों के बीच 4.5 फीट अंतर आता है, जिसको पट्टा कहेंगे हम। इस तरह एक यूनिट में 8 पट्टे आते हैं। नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 7 6 7 8। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 पट्टा में लिखिए। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 पट्टा में बीच में 3 फीट चौड़ी, 1.5 फीट गहरी, 3 फीट चौड़ी, 1.5 फीट गहरी नाली निकाली है। अपोजिट टू स्लोप, यानी ढलान के विरुद्ध दिशा में। अपोजिट टू स्लोप, ढलान के कौन सी दिशा में? विरुद्ध दिशा में, पानी रोकने के लिए। अपोजिट टू स्लोप, ढलान के विरुद्ध दिशा में नाली निकाली है, लिखे? हाँ। मिर्च के दोनों ओर काले काले डॉट है। मिर्च के दोनों ओर काले काले डॉट निकाले हैं, निकाले है ना? मिर्च के दोनों ओर काले काले, ये है ना बिंदु, निकाले ना बिंदु, ये बिंदु काले काले। ये आप यहां आकर देखेंगे बाद में भोजन के समय। वो है हल्दी अथवा अदरक, हल्दी अथवा अदरक दोनों ले सकते हैं, क्योंकि छाया में बहुत बढ़िया आती है और इस मॉडल में तो बहुत बढ़िया आती है। नाली के दोनों किनारे ऊपरी स्तर पर तरबूजा, खरबूजा को क्या बोलते हैं आप? वाटरमेलन को क्या कहते हैं? हाँ, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, गिलो, खीरा। ककड़ी को खीरा कहते हैं ना? नहीं, खीरा अलग है, ठीक है। इसके बीज डालना है दोनों तरफ। हाँ, खीरा माने कुकुम्बर, मुझे मालूम है। ककड़ी माने भी कुकुम्बर। बारिश काल के पहले सभी नालियां आच्छादन से भर देना है। कभी भी पौधशाला से
कोई भी पौधा खरीद कर नहीं लाना है, विशेष रूप में बागवानी में। पौधशाला में पौधे की मुख्य जड़ 2 बार काटी जाती है, जिससे पौधे का आधार ही निकल जाता है। ये मुख्य जड़ गहराई में तब तक जाते हैं जब तक पानी नहीं मिलता, भूजल नहीं मिलता, और गहराई से भूजल से नमी उठाती है और खाद्य तत्व उठाती है, पोषक तत्व उठाती है। अगर कोई कठिन चट्टान आती है बीच में या कठिन स्तर आता है, तो ये मुख्य जड़ अपने अग्र से कुछ आम्ल स्रवित करती है, जिससे चट्टान पिघल जाती है। अग्र में कुछ स्राव, आम्ल स्राव स्रवित करती है। एसिड्स आर सिक्रेटेड थ्रू द अपेक्स ऑफ द रूट, टैप रूट, जिससे चट्टान पिघल जाती है और जड़ नीचे नीचे गहराई तक चली जाती है। दिस इज द फैंटास्टिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह ये मुख्य जड़ पौधों को, पेड़ को भरपूर आधार देती है, मजबूत आधार देते हैं, ताकि चक्रवात में पौधा न गिरे और अकाल में भी पौधा न सूखे, क्योंकि गहराई से जल स्रोत जो होते हैं भूमि में अंतर्गत, उन जल स्रोतों से वो नमी उठाती है। लेकिन पौधशाला में जब ये मुख्य जड़ काटी जाती है तो मुख्य आधार ही टूट जाता है। इस स्थिति में केवल दुय्यम जड़ें भूमि के सतह को समांतर फैलने लगती है, जिससे पौधों को आधार नहीं मिलता और चक्रवात में पौधे गिर जाते हैं। ये गलत सिस्टम है, गलत सिस्टम है। टोटली रॉन्ग सिस्टम हैज बीन गिवन बाय द यूनिवर्सिटी पीपल। उनको पूछो, नर्सरी वालों को, उनको पूछो, क्योंकि जब आप उखड़ते हैं ना तो अपने आप कटती है। पहले बीज डालते हैं, फिर पौधे उखाड़ते हैं, फिर नर्सरी में लगाते हैं बेड पे, और जब किसानों को देते हैं तो भी 2 बार उखाड़ते हैं। ऊपर वाली फैलते, नीचे जाते हैं, ऊपर फैलते हैं, बस। ये क्यों अकाल में क्यों सूखते हैं? जंगल के पौधे क्यों नहीं सूखते अकाल में? अकाल में आपके पेड़ सूखते हैं, जंगल के क्यों नहीं सूखते? क्या जवाब है कृषि वैज्ञानिकों के पास? बताओ ना। ये गुमराह कर रहे हैं किसानों को। अब तक इन्होंने एक ही काम किया है, गुमराह करने का। लिखिए, साथ में जड़ और तना, इनका आपस का अनुपात होता है जो बिगड़ जाता है। रूट शूट रेशियो इज टोटली डिस्टर्ब्ड। और सगी मां के गोद से पौधे उखाड़कर सौतीली मां के झोले में डाला जाता है। कहाँ? आपके खेत में। ये मिट्टी कौन सी है? नर्सरी की सगी मां है। जहां लगाते है कौन सी है? सगी मां है, वहां सौतीली मां है। नैतिकता भी इसमें नहीं है। इसलिए कभी भी पौधशाला से पौधे नहीं लाना है। देखिए, जहां हमें पौधे खड़े करना है, लिखिए, वही उसके बीज डालना है, अथवा उसके पितृवृक्ष के बीज डालना है, रूट स्टॉक के बीज डालना है। उसके पितृवृक्ष, हाँ, रूट स्टॉक, हिंदी में रूट स्टॉक बोलते हैं, उसके बीज वहां डालना है। और बाद में उस पर आपके इच्छित किस्म का कलम करना है। बाद में उस पर आपकी जो इच्छित किस्म आपको लगाना है, अल्पांशो है या कोई भी है, तो उस पर उसकी क्या करना है? कलम करना है। दिस इज द राइट वे, आई थिंक दैट।
एक ही पेड़ की 100 गुठलियां अगर लेते हैं और 100 जगह लगाते हैं तो उनके फलों में 100 पेड़ों के फलों में गुणधर्मों की विविधता होती है। एक समान गुणधर्म नहीं मिलते। हाँ, एक समान नहीं होते, गुणधर्मों की विविधता होती है, क्योंकि जैव विविधता ये प्रकृति का आत्मा है। नेचर इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई ऑल द स्पेसीज ऑफ द वेजिटेशन ऑलवेज। वो विविधता निर्माण करना चाहते हैं बार बार। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, एक ही माँ के 2 बेटे है ना, एक ही माँ के 2 बेटे, लाड प्यार संस्कार सब समान, संस्कार में कोई विभिन्नता नहीं, माँ के संस्कार सब बच्चों को समान होते हैं। लेकिन एक रावण निकलता है, एक विभीषण निकलता है ना। एक ही माँ के 2 बेटे, एक कौन निकला? रावण, एक कौन निकला? विभीषण। जैव विविधता। उसी तरह यहां भी अगर आप केवल गुठली लगाओगे आम की, उस पर पौधा बढ़ाओगे, हो सकता है माँ के तरह होगा, नहीं तो बाप के तरह होगा, नहीं तो नाना के तरह होगा, नानी के तरह होगा, नहीं तो भलता कोई और होगा। 42 पीढ़ियों में से कोई तो भी आकर टपकेगा। विविधता होगी। एक तो बहुत मीठा होगा, नहीं तो खट्टा भी हो सकता है। ये विविधता होती है। इसलिए क्या हुआ कि ग्राफ्टिंग मेथड क्यों आया कि समान गुणधर्म के जो पौधे आपने चुने उसके सारे गुणधर्म उसमें आते हैं। लिखिए, बीज लगाकर पौधे उगाने से अगले पीढ़ी के फलों के गुणधर्म में कुछ आनुवंशिक विविधता अंतर्गत बदलाव व्यवस्था से, इंटरनल सेग्रीगेशन से, अंतर्गत बदलाव की व्यवस्था से निर्माण होती है। उसके अंदर ही कुछ बदलाव होते हैं ऑटोमेटिक। दिस इज नेचुरल। हो सकता है कुछ पौधे हमें अच्छे मिले, कुछ पौधे खट्टे मिले। हो सकता है उनमें से कुछ पौधे मीठे मिले, कुछ पौधे खट्टे मिले। इसलिए एक समान गुणधर्म के फल मिलने के लिए कलम पद्धति का उपयोग किया गया है। समझ में आएगा ना? देखिए, जब बीज डालकर या गुठली डालकर हम पौधे उगाते हैं, बढ़ाते हैं, तो वह दीर्घजीवी होते हैं। दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घजीवी यानी सैकड़ों साल, हाँ, लंबे साल उम्र होती है उसकी। दीर्घजीवी होते हैं। आम 250 साल तक भी हम ले सकते हैं। चीकू 500 साल तक भी ले सकते हैं। अनार 150 साल तक भी ले सकते हैं। ये लेकिन कलम अल्पजीवी होती है, अल्पजीवी होती है। इसलिए नर्सरी से, पौधशाला से पौधे न लाना बेहतर है। समझ में आ गया? जहां हमें बागवानी करना है उस खेत में पूर्व फसल हो सके तो दलहन की लेना आवश्यक है, ताकि पेड़ पौधों के जड़ों को बढ़ने के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित हो। पूर्व फसल काटने के बाद भूमि की जोताई करें। गहरे जोताई मत करें किसी भी स्थिति में। गहरे जोताई मत करें। कल्टीवेटर और रोटावेटर से आप जोताई कर सकते हैं। कल विषय हो गया, क्यों नहीं करना है? दोनों चॉइस दी है आपने, कोई भी करे आप। वो रासायनिक में होता है, प्रकृति में भूमि नरम होती है, गद्दी पर चलते हैं।
वही बोल रहा हूं ना, शुरू की बात है। आप रासायनिक से आप इधर आ रहे हैं। केचुआ कहाँ है आपके यहाँ? देखिए, जोताई के बाद कड़ी धूप में उसको सुखाइए, क्योंकि आप पहला साल है, अभी आप प्रवेश कर रहे हैं, आपकी भूमि कठिन है, तोड़ना पड़ेगा। कड़ी धूप में सुखाने के बाद पूर्व फसल के अवशेष संकलित करके उनका एक कोने में ढेर लगा दे, ताकि उसका आच्छादन के लिए सदुपयोग हो। जोताई के लिए बड़े ट्रैक्टर का उपयोग मत करें। छोटे ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर का उपयोग करें। हो सके तो बैल से चलने वाला लकड़ी का हल बहुत बढ़िया है। अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 400 किलो घनजीवामृत 1 एकड़ जगह पर समान रूप में उसको छिड़क दे, हाथों से छिड़क दे, और अंतिम जोताई से उसको मिट्टी में मिला दे। बारिश का पानी आने के बाद अथवा सिंचन करने के बाद अंकुरित होकर ऊपर आने वाले खरपतवार को फिर एक बार जोताई से मिट्टी में मिला दे, ताकि खरपतवार का पूर्व नियंत्रण हो। कोमल खरपतवार के अग्र में 1000 गुना फॉस्फेट होता है, जो मिट्टी में ऊपर की सतह में संग्रहित होता है। बाद में 4.5 फीट पर सीधी और आड़ी कतारें निकाले। चौफुली बोलते, क्या बोलते आप उसको? स्क्वायर। ये है ना, ऐसे आ गए, चौफुली बन गया ना। हाँ, वर्गाकार। हर स्क्वायर पर, चौफुली पर, चौराहे पर, क्या बोलेंगे आप? हर चौराहे पर एक एक मुट्ठी घनजीवामृत डाल दे। इसमें 36 बाय 36 फीट पर एक चौराहे पर आम की गुठली लगाना है। गुठलियां उस आम के पेड़ से प्राप्त करें जो विशाल वृक्ष होता है, वर्षा आधारित होता है, जिसको पानी नहीं दिया गया, सिंचित नहीं होता, और जिसके फल बहुत खट्टे हैं। वह पेड़ वृक्ष बहुत ही मजबूत और प्रतिरोधी होता है। रेजिस्टेंस पावर उसके बहुत ज्यादा है। अकाल में जूझने की क्षमता उसमें ज्यादा है। उसके पके हुए फल निकालिए गुठली के लिए। फल से गुठली बाहर निकलते ही उसको लगाने में जितनी देर करोगे उतनी अंकुरण क्षमता घटती है। इसलिए जितने जल्दी हो सके उसको लगाना है। गुठली लगाने के लिए 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 3 फीट गहरा खड्डा नहीं खोदना है। कृषि वैज्ञानिक खड्डा खोदने के बाद किसानों को गाड़ने के लिए कहते हैं, आम लगाने के लिए नहीं, क्योंकि अप्राकृतिक है, अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 6 इंच गहरा या 9 इंच गहरा, 6 से लेकर 9 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा खड्डा खोदिए। मिट्टी खड्डे के पास डालिए। सगी माँ है वो, उस मिट्टी में मिट्टी का 1/4 हिस्सा घनजीवामृत मिलाए और 1 चुटकी राख मिलाए। चुटकी माने इसको क्या बोलते हैं? चुटकी, मुट्ठी नहीं, एक चुटकी राख मिलाए।
केवल चुटकी, मुट्ठी नहीं। और अच्छी तरह से मिलाकर वही उसका ढेर लगाइए नजदीक खड्डे के। ये ज्यादा देर मैं इसलिए दे रहा हूं समय कि यह धान से कोई काम नहीं होने वाला, गेहूं से लड़की की शादी नहीं हो सकती, है ना, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर पैसे चाहिए तो आपको ये बागवानी दे सकते, इसलिए मैं ज्यादा देर दे रहा हूं, इसका समय दे रहा हूं इसके लिए। क्या लिखा? मिलाकर, हाँ। और उसके ऊपर झाड़ी से जीवामृत छिड़क दीजिए ऊपर। झाड़ा बोलते क्या झाड़ी बोलते हैं? फवारा, फवारा से, फवारा से फवारा छिड़क दीजिए। 48 घंटे रखे, नर्सरी मिट्टी जीवाणु समृद्ध मिट्टी तैयार हो जाएगी। खड्डे को धूप में ठीक से सुखा दीजिए। बाद में नीचे 3 इंच ये मिट्टी डाल दीजिए। तलट्टी में 3 इंच का इस नर्सरी मिट्टी का स्तर डाल दीजिए। संपृक्त मिट्टी कहेंगे हम इसको, मिट्टी संपृक्त मिट्टी कहेंगे। हो गया? बाद में गुठलियों को बीजामृत में डुबोए और उस डाले हुए मिट्टी पर 3 कोने में 3 गुठलियां डाल देना है। 3 कोने में 3 गुठलियां डाल देना है। एक ही गड्ढे में डालना है ना। अगर एक डालेंगे मरेगी तो हो सकता है अंकुरित ना हो, रिस्क है ना। 2 डालेंगे तो 1 रहेगी, 3 डाले तो शाश्वत रहेगा कि। और क्या होता है, आप तो कुछ काम करते नहीं, वो आपके मजदूर काम करते हैं, जोताई करते समय एक आधा पौधा उखाड़ देते हैं, तो इससे रिस्क नहीं लेना है, 3 डालना है। बाद में उसके ऊपर मिट्टी ढक दे, हल्के से मिट्टी ढक दे, हाथों से दबाए और उसके ऊपर आच्छादन रख दे, उसके ऊपर आच्छादन रख दे। आच्छादन से अंकुर बाहर निकलने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है, सूक्ष्म वातावरण निर्माण होता है, परिस्थिति निर्माण होती है। हो गया ना। जब गुठली अंकुरित होने लगेंगी, आच्छादन को हटा दीजिए, वहीं रखे बाजू में। अंकुर ऊपर आने के बाद जब 6 इंच 9 इंच ऊपर आएगा, 6 इंच से लेकर 9 इंच ऊपर आएगा बढ़कर, दोबारा वही आच्छादन उसके इर्द गिर्द ढक दे, ताकि बारिश की तेज बूंदों से उड़ने वाली मिट्टी अंकुर के पत्तों पर न बैठे और उसको क्षति न हो, अथवा कड़ी धूप में गर्म बाष्प ऊपर आकर पौधों को नुकसान न करे। इसलिए क्या करना है, उसको ढक देना है। आगे जब पेंसिल के आकार का तना होगा, तब आम की जो व्यापारी किस्में हैं, आम की जो व्यापारी किस्में हैं, निर्यात योग्य किस्में हैं, जैसे अल्फांसो है, केशर हैं, और आपकी उत्तरी भारत की कौन सी है, लंगड़ा, पायरी, दशहरी, चौसा, उसका कलम करें, उसका कलम करें। निर्यात के लिए सबसे ज्यादा अल्फांसो केशर की मांग होती है पूरी दुनिया में। बाद में आपका दशहरी आता है, चौसा आता है। दक्षिणी भारत की बहुत सारी किस्में आप यहाँ लगा सकते हैं, बहुत मशहूर हैं, आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कलम अच्छे माली से लिखे,
कलम प्रशिक्षित माली के माध्यम से ही करे। कलम प्रशिक्षित और विशेषज्ञ माली के हाथ से ही करे। कलम के लिए ऐसे मातृ वृक्ष चुने, उस पेड़ से आप आंखें लाए जिस पर कोई बीमारी न हो, कीट न हो, युवा हो, बिल्कुल नई हो, ज़्यादा उम्र न हो, और दर्जा वो फलों की संख्या ज़्यादा देने वाला हो। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बहुत सारी बात निर्भर किस पर होती है? उस पेड़ पर होती है। हो सके तो प्राकृतिक खेती का हो, जहाँ से हमें कलम लाना है वो बाग कैसी होने? प्राकृतिक खेती की हो, अथवा गोबर का खाद डाला हुआ हो, रासायनिक न हो, यथासंभव रासायनिक न हो। अगर नहीं मिलता तो फिर कोई उपाय नहीं, उसके चरण में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब लिखिए, 4 आम के मध्य में उत्तरी भारत में मौसम्बी, किन्नो, माल्टा, नींबू या अमरूद, इसमें से जो आपको ठीक लगे उसके बीज बीजामृत का संस्कार करके डाल दे। मौसम्बी के लिए गहरी काली मिट्टी में रंगपुर नींबू की रूस्टॉक के बीज चाहिए। हल्की भूमि में जम्बीरी के बीज चाहिए। जम्बीरी एक प्रकार है इसी रूटीसी परिवार का, जिसका बीज डाला जाता है, उस पर कलम किया जाता है नर्सरी में। अगर नहीं, ये संभव नहीं है तो लिखिए, ये संभव नहीं है तो उस नर्सरी से पौधे लाए जहां कम से कम रासायनिक खाद और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का खाद डाला हो, अथवा प्राकृतिक खेती की नर्सरी हो। नागपुर से भी कलम आपको मिल जाएंगे मौसम्बी के। किन्नों के कलम जाखड़ जी बताएंगे कहाँ ठीक नर्सरी होती है। लिखिए, जो तारा चिन्ह है वहाँ शरीफा अथवा अनार लगाइए। यहाँ क्या होता है उत्तरी भारत में? अनार होता है। और 0 बजट में ब्लाइट बिल्कुल नहीं आता, गारंटी 100% गारंटी है। बहुत अच्छे फल ले सकते हैं हम। मैं कल आपको पत्ते फ़ोन नंबर दूंगा, आप महाराष्ट्र में आइए, वो सब देखिए। मौसम्बी देखिए, आप आम देखिए, है ना, अनार देखिए 0 बजट के, और वहाँ आप आपके कलम बुक कर दीजिए। मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो भाग जाएंगे आप। लिखिए, ये त्रिकोण, जहाँ त्रिकोण का चिन्ह है वहाँ 2 बीज अरहर के और 2 बीज बाजरा अथवा मक्का के मिलाकर लगा दे, बीजामृत का संस्कार करके। इसका कारण है, उसका कारण है, सभी जो मैंने चुने हैं वो सहजीवी है, एक दूसरे को मदद करने वाले हैं, एक दूसरे का गला घोटने वाले नहीं है। हाँ, बाजरा मालूम नहीं आपको? बहुत बढ़िया। हाँ, लिखिए, जहां ये टिक मार्क का चिन्ह है, जहां टिक मार्क का चिन्ह है वहां केला अथवा पपीता लगाइए, और जहां ये डॉट है, काला काला बिंदु है, वहां सहजन लगाइए, नहीं तो अरहर लगाइए, जो भी तुम आपको संभव हो। सहजना सबसे बढ़िया होता है, लंबी फली होती है। लिखिए, सहजना बड़ी तेजी से बढ़ने वाला, जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन देने वाला
और प्रति एकड़ 50,000 रुपए तक फलियों का उत्पादन देने वाला पौधा है। बहुत महंगा होता है उसकी फली, सब्जियों में बहुत चलती है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में। दिल्ली में भी चलती है, वहां से ट्रक आते हैं। हाँ, लिखिए उसकी फलियां और पत्ते, फलियां और पत्ते औषधि है और बहुत ही ऊंचे दर्जे के पोषण मूल्य उसमें होते हैं। दोनों की सब्जी बनाते हैं, दोनों की बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। हाँ, बहुत पौष्टिक होती है, खाकर देखिए। फली की इसकी भी बनाते हैं। हाँ, देखिए उनके पत्तों में और डालियों में, टहनियों में 3.6% नाइट्रोजन होता है और एक बार डाली काटने के बाद तेज गति से नई डाली बढ़ने लगती है, तो आच्छादन हमें वही के वही मिल जाता है। सहजना के बीजों की पाउडर पीने का पानी शुद्ध करने के लिए सबसे निर्धोक उपाय है। सबसे निर्धोक। ब्लीचिंग पाउडर में धोखा है, आंत में उसके अवशेष संग्रहित होते हैं, बीमारियां पैदा होती है, लेकिन ये निर्धोक है। आगे इसकी बहुत डिमांड आने वाली है। जल शुद्धिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए बाकी फसलें भी उसी जिस ऋतु में लगाना है उस ऋतु में लगा दीजिए। देखिए यहां दी हुई बाकी सब फसलें भी जहां जहां बताया है वहां वहां लगा दे। हल्दी लगाते हैं आप? हल्दी कौन लगाते हैं? बहुत लोग हैं। तो हल्दी में हमने कुछ प्रयोग किए हैं। क्या किया है कि हल्दी को उबालना नहीं है, हल्दी को उबालना नहीं, उसको स्वच्छ करके उसके टुकड़े करके धूप में सुखाना है या ड्रायर में सुखाना है और उसकी पाउडर बनाना है और छाया में सुखाना है। तो कुरकुमिन का जो प्रतिशत है बहुत ज्यादा बढ़ता है औषधि मूल्य का। और अगर आप इतनी डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं, तो पाव चम्मच में भी सब्जी बढ़िया होती है, कम लगती है। डिमांड जाते हैं, औषधि मूल्य ज्यादा है। दवाओं की फैक्ट्री में, उद्योगों में उसकी बहुत डिमांड होती है। तो हो सके तो आप ये प्रयोग करें। दूसरी बात, उसको छाया चाहिए, तो छाया हम उपलब्ध कर रहे हैं वहाँ, तो बहुत बढ़िया आती है। अदरक और हल्दी अगर दाम नहीं मिलते मार्केट में तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, भूमि में रहने दे। अगले साल जब भी आपको दाम मिलेंगे दुगुना उत्पादन मिलता है और बहुत अच्छी बढ़ने लगती है। बहुवार्षिक है, भूमि में कितने दिन साल रह सकती है क्योंकि वो कंद है। ठीक है। अब लिखिए जीवामृत। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। अब लिखिए जीवामृत। कल लिख कर दिया आपको, फलों के पेड़ में लिख कर दिया ना। हाँ, लिखिए। लिखे हुए पद्धति के अनुसार आप जीवामृत दे और जीवामृत का छिड़काव करें। लिख कर दिया है मैंने, लिख कर दिया है। ठीक है। जीवामृत देना लिख दिया है। जीवामृत का छिड़काव भी लिखा है ना। हाँ। अब लिखिए जल व्यवस्थापन। जल प्रबंधन। 2 कतारों के बीच निकाली हुई नाली में मई महीने में आच्छादन भरने से जैसी ही बारिश आती है उस आच्छादन पर जीवामृत डालते जाइए। अब आच्छादन और जीवामृत दोनों मिलकर कौन काम करने लगेंगे? केचुए। देखिए आच्छादन और जीवामृत के प्रभाव से देशी केचुए विशाल स्तर पर काम करने लगेंगे, भूमि को अनंत करोड़ छेद करेंगे, अपनी विष्ठा में से जड़ों को
लड्डू जलेबी और खीर खिलाएंगे। खीर खाई ना पहले दिन, लड्डू जलेबी और खीर खिलाएंगे, यानी क्या खिलाएंगे? हाँ, पोषक तत्व खिलाएंगे। इन छेदों में से भूमि में हवा का संचालन होगा और जीवाणु जड़ों को प्राणवायु उपलब्ध होगा। जैसी बारिश आएगी, देखिए अब बोर्ड की तरफ देखिए, देखिए बारिश आई, यहां बारिश गिरी, कहां अड़ाई गई? इस नाली में, है ना? नाली के अंदर चली गई, छेदों में से कहां चली गई? भूजल में चलेगी। यहां की बारिश इस नाली में, यहां की बारिश इस नाली में, यहां की बारिश इस नाली में, लगातार सारा का सारा बारिश का पानी कहां? नाली के अंदर चला जाएगा, एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगा। लिखिए, जैसी बारिश आएगी सारा बारिश का पानी नाली के माध्यम से, छेदों में से भूमि अंतर्गत जल स्रोतों में, भूजल में, माने भूजल में संग्रहित हो जाएगा। बारिश समाप्ति के बाद इस नमी को कौन ऊपर लाएगा? हाँ, केशाकर्षण शक्ति। इस बारिश के पानी को, भूजल को केशाकर्षण शक्ति लगातार साल भर ऊपर लाती रहेगी और जड़ों को नमी मिलती रहेगी, कंटिन्यूअस। लिखिए, यहां लगी हुई दाल वर्गीय फसलें और सहजन हवा से नाइट्रोजन लेकर इर्द गिर्द सारे पौधों को उपलब्ध कराएगा, इर्द गिर्द सारे पौधों को उपलब्ध कराएगा। उसी के साथ दलहन के पत्ते गिरते जाएंगे, आच्छादन होता जाएगा। जैसे जैसे सब फसलें कटती जाएंगी, आच्छादन उपलब्ध होता जाएगा। जहां वर्षाकालीन फसल काटी गई वहां तुरंत क्या लगा देना है? शीतकालीन सब फसल लगा देना है, लगातार लेना है। और शीतकालीन काटने के बाद कौन सी लेना है? ग्रीष्मकालीन लेना है। कंटिन्यूअस वी हैव टू टेक द रोटेशन ऑफ द इंटरक्रॉप। अगर आवश्यकता है तो दवाओं का छिड़काव करें, अन्यथा नहीं। ठीक है, अंत बाद में लिखें। जब आमने सामने की दो पौधों की डालियों के अग्र आपस में हस्तांदोलन करेंगे, उस समय उन अग्रों को काट देना चाहिए। अगर काटते नहीं तो दोनों डालियां आपस में घुसकर झगड़ने लगती हैं और फलों के विकास के लिए आरक्षित रखा हुआ खाद्य इस झगड़ों में खर्च हो जाता है, झगड़ों में खर्च होता है। परिणाम स्वरूप फूल फल गिरने लगते हैं, छोटे फूल और फल गिरने लगते हैं। तो झगड़े को क्या करना है? टालना है, टालना है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, बेटी की शादी के लिए आपने 5 लाख रुपए बैंक में रख दिए और साथ में उसी समय बेटी की शादी होने वाली है और पड़ोसी से झगड़ा चालू हुआ और कोर्ट मैटर बन गया। तो आपके तो मालूम है कोर्ट मैटर कैसा षड्यंत्र है ना? यानी एक व्यवस्था कि आपको न्याय कब मिलेगा? मृत्यु के बाद मिलेगा, है ना? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी। तो तालुका से सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अगेन रिट एप्लीकेशन, और उसका दौरा चलता रहेगा। 5 लाख रुपए समाप्त हो जाएंगे। तो शादी रहेगी क्या? शादी नहीं होगी। उसी तरह फलों के लिए आरक्षित
क्या लिखा था आपने कल ने कि 1 वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 4.5 ग्राम खाद्य निर्मित करता है, 2.25 ग्राम कहाँ रखता है? तना में। काय के लिए? फलों के विकास के लिए। और वो झगड़े में खर्च हो जाएगा तो फलों के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो ये बारीक फल क्या हो गएंगे? गिर जाएंगे। ये होता है ना, इसलिए क्या करना है? उनको झगड़ा मिटाना है। यूनो में नहीं ले जाना है, झगड़ा वही मिटाना है, वही मिटाना। समझ में आए? तो इस तरह इसका प्रबंधन करना है। ठीक है ना? ठीक है। किन्नो कौन कौन लेते हैं? किन्नो, इसमें किन्नो वाले कौन है? 1-2 है। मौसम्बी 1 है। बाकी आम वाले कौन है? आम वाले बहुत है। बढ़िया बढ़िया। क्या मिलता है आपको? मैंने यूपी में देखा, अरे 1 एकड़ के वो कितना 10,000 देता है वो व्यापारी, 10-12 हजार, और वो 1 लाख रुपए करता है। क्या मिलेगा आपको? लेकिन यहां क्या है? यहां सारा पैसा है, पैसा है। लिखिए बागवानी शुरू होने के 2 महीने के बाद दलहन के और बाजरा के पैसे मिलते हैं। उसके बाद तरबूज, खरबूज, खीरा के पैसे मिलने लगते हैं। उसके बाद मिर्च, गेंदा के पैसे मिलने लगते हैं। उसके बाद हल्दी, अदरक के पैसे मिलते रहते हैं, अरहर के मिलते हैं। उसके बाद केला, पपीता के पैसे मिलते रहते हैं। उसके बाद अनार के पैसे शुरुआत होते हैं, अनार के पैसे मिलने शुरुआत होते हैं। उसके बाद मौसम्बी या किन्नों के पैसे मिलते रहते हैं, या अमरूद के पैसे मिलने चालू होते हैं 3री साल से 4थे साल से। उसके बाद आम के पैसे मिलने चालू होते हैं। निरंतर एटीएम मशीन शुरू रहती है। क्या रहती है? निरंतर एटीएम मशीन शुरू रहती है। देखिए, अब सवाल है पैसा कहां से लाए। और ये मॉडल खड़ा होने के बाद बहुत बड़ी समस्या आएगी, पैसा कहां रखे। कौन सी समस्या होगी? पैसा कहां रखे, स्विस बैंक में रखे या स्विस बैंक में भी धोखा है, क्योंकि अभी सरकार उसको निकालना चाहती है, ऐसा कहा सुना है मैंने, तो वहां भी धोखा होगा। तो इस तरह आपको ये मॉडल खड़ा करना है। बहुत ही सक्सेसफुल है। दक्षिण भारत में इसको बहुत विख्यात हो गए हैं, अफ्रीका में भी विख्यात हो गए पालेकर मॉडल के नाम से। और ये नया उत्पादन 1 एकड़ में कम से कम 6 लाख, कितना? कम से कम 6 लाख, कम से कम। इसका 1.25 एकड़ अनार है। कितना है? 1.25 एकड़ 20 महीने का है। कितने महीने का? 20 महीने का। 1.25 एकड़। अभी 15 दिन पहले 9.5 लाख रुपए मिले जीरो बजट के। कितने मिले? 9.5 लाख रुपए। अने 1 एकड़ के 6 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना 1 एकड़ में। 50,000 रुपए 1 महीने का सैलरी, तनख्वाह मिला उसको। क्लास वन। ये गुलामी क्यों कर रहे हो? क्यों गुलामी कर रहे हो? गलत। ये अभी निकालना है, इसको निकाल देना है।